नमस्कार दोस्तों, 23 अक्टूबर 2021 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। तो आज सैटरडे है। 4 आर्टिकल्स छपे हैं, जिसमें से एक आर्टिकल आपका आईसीसी T20 वर्ल्ड कप को लेके है। यहाँ पे T20 फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट की बात की जा रही है। यूएई में अभी अभी आपका ये जो आईपीएल था वो खत्म हुआ है और अब फिर से आपका वर्ल्ड कप T20 शुरू हो चुका है। तो इस कंटेक्स्ट में बताया जा रहा है कि वेस्ट एशिया की इंपॉर्टेंस इस प्रकार के गेम्स को कंडक्ट करवाने में बहुत ज़रूरी हो जाती है। फिर ये जो सुपर 12 वाला फेज होगा T20 वर्ल्ड कप का, इसमें ग्रुप 2 में इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा दुबई में, उसके ऊपर यहाँ पे ध्यान लिया जा रहा है। फिर जावेद मियांदाद ने छक्का मारा था चेतन शर्मा को, और 2007 से जब महेंद्र सिंह धोनी ने वर्ल्ड कप जीता T20 वर्ल्ड कप, उसके बाद से इंडिया की डोमिनेंस इंटरनेशनल क्रिकेट में आगे बढ़ रही है। यहाँ पे विराट कोहली कोशिश करेंगे कि फिर से जीत जाएं। जो डिफेंडिंग चैंपियंस हैं जैसे कि वेस्ट एशिया, वेस्ट इंडीज़, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ये भी चाहेंगे कि वो वर्ल्ड कप जीते। तो इस प्रकार की बातें करी गई हैं। नॉट वेरी कंक्रीट आर्टिकल, कुछ बहुत स्पेसिफिक इसमें है नहीं। जो क्रिकेट के थोड़े बहुत भी फैन हैं उनको ये सारी बातें ऑलरेडी पता होंगी। अगला आर्टिकल है द फेडिंग पेट्रियार्च। इस कंटेक्स्ट में कांग्रेस की जो डोमिनेंस थी पंजाब के अंदर, वो अब खत्म हो रही है। ये जो अभी रिसेंटली पॉलिटिकल क्वागमायर हुआ है पंजाब के अंदर, जहां पे अमरिंदर सिंह को पंजाब की कांग्रेस से निकाल दिया गया, चरणजीत सिंह चानी को कोई कुछ समझ नहीं रहा है, नवजोत सिंह सिद्धू अपनी खिचड़ी पका रहे हैं, बीजेपी जिसकी हमेशा से ही पंजाब में पकड़ थोड़ी कमजोर रही है, वो अलग से एंट्री मारने की कोशिश कर रही है। तो इस पूरी पॉलिटिक्स के बारे में कुछ बात हुई है। ज़्यादा आर्टिकल्स है नहीं और यहाँ पे कोई बहुत स्पेसिफिकली अलग कोई पॉइंट नहीं बताया गया, बट ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे। डेफिनेटली वर्थ डिस्कसिंग आर्टिकल। आपको पंजाब की पॉलिटिक्स थोड़ी समझ में आएगी अगर अब तक नहीं समझ में आई है तो। नेक्स्ट, अ क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन प्लान फॉर इंडिया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भाई देखिए, इंडिया में भी अभी भी पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा कम है अगर आप पूरी दुनिया से कंपेयर करते हो। इंडिया ने पिछले कुछ सालों में अपने इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए, लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी पहुंचाने के लिए, और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वाली एनर्जी की बात हो रही है, ठीक है ना, जो घर में आपके लाइट पंखा ये सब चलते हैं, इसकी बात हो रही है। और ओवरऑल इस एनर्जी को पैदा करने में हमारी कोल के ऊपर जो इतनी सारी डिपेंडेंस है, इसके क्या स्टैटिस्टिक्स हैं, कुछ अच्छे स्टैटिस्टिक्स दिए गए हैं, और उस कोल की डिपेंडेंस को हम कम कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में स्टैटिस्टिक्स दिए गए हैं। रेन्यूएबल एनर्जी के इंस्टॉलेशन के बारे में कुछ स्टैटिस्टिक्स दिए गए हैं। तो अच्छा आर्टिकल है, इस पर्टिकुलर आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। और अगला आर्टिकल है, ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर साल इस समय पे न्यूज़ में आता है। हर साल मानसून के समय पे केरला में तबाही मचती है और हर साल इस प्रकार का आर्टिकल छपता है, जहाँ पे कई आर्टिकल छपते होंगे। वैसे पिछली बार भी केरला में जब लैंडस्लाइड्स हुए थे पिछले साल के मानसून में, तब भी इस प्रकार के बहुत से आर्टिकल्स आए थे, इस बार भी आ रहे हैं। आर्टिकल क्या, देखिए, भले केरला में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स बहुत अच्छे हैं, उनकी एजुकेशन बहुत अच्छी है, मॉर्टेलिटी रेट्स उनके बहुत बेहतर हैं बाकी देशों से, खासकर बाकी देश के स्टेट से जैसे कि यूपी बिहार से। लेकिन जब बात आती है अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट की, अनसस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन की, तो केरला बहुत आगे है। और जब भी मानसून आ जाते हैं तो केरला के लैंड के ऊपर जो प्रेशर है वो सामने आ जाता है। इतनी जाने जाती हैं, जैसे अभी रिसेंटली 21 अक्टूबर तक 42 लोगों की मौत हो चुकी है मानसून से होने वाली बारिश के चलते, और अभी आगे और हो सकती है। तो इस कंटेक्स्ट में यही बात की गई कि कैसे केरला के अंदर अनसस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जो कि पूरी की पूरी इकोलॉजी को हिला रहा है। इस पर्टिकुलर व्यू पॉइंट को देखेंगे। चैनल मेंबर्स को स्वागत कर लेते हैं, देखते हैं वो किसने किसने ज्वाइन किया है। तो शशांक यादव ने हमको ज्वाइन किया है, विराट सरोज ने हमको ज्वाइन किया। विराट सरोज का सेकंड मंथ एज ए मेंबर, वेलकम बैक विराट सरोज, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अंकिता एन ने हमको ज्वाइन किया है, सुकेशिनी दवारे ने हमको ज्वाइन किया है, देन नाम्पा ने हमको ज्वाइन किया। नाम्पा का सेकंड मंथ एज ए मेंबर, वेलकम बैक नाम्पा। अभिषेक कुमार ने हमको ज्वाइन किया, अभिषेक कुमार का थर्ड मंथ एज ए मेंबर, वेलकम बैक अभिषेक कुमार, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अगेन। विशाल चौधरी ने हमको ज्वाइन किया है, तुलसिका यादव ने हमको ज्वाइन किया, निरंजन खातू ने हमको ज्वाइन किया। निरंजन खातू का ये फोर्थ मंथ एज ए मेंबर, थैंक यू सो मच निरंजन फॉर ज्वाइनिंग कंसिस्टेंटली एंड रिकरेंटली, इट इज स्पेसिफिकली वेरी हेल्पफुल। देन निखिल स्वाइन ने हमको ज्वाइन किया है, फिफ्थ मंथ एज ए मेंबर। रूबी केवत फिफ्थ मंथ एज ए मेंबर। सो निखिल स्वाय एंड रूबी केवत, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द चैनल। आपके कमेंट्स भी दिखी जाते हैं अक्सर कर, एंड स्पेसिफिकली लंबे समय से जो ज्वाइन कर रहे हैं, स्पेशल थैंक्स टू देम। अविनाश नायक ने ज्वाइन किया, तो अविनाश नायक, रूबी केवत फिफ्थ मंथ एज ए मेंबर, निखिल स्वाय फिफ्थ मंथ एज ए मेंबर, निरंजन खातू फोर्थ मंथ एज ए मेंबर, तुलसिका यादव, विशाल चौधरी, अभिषेक कुमार थर्ड मंथ एज ए मेंबर, नाम्पा सेकेंड मंथ एज ए मेंबर, एंड सुकेशिनी दवारे
Ankita N, Virat Saroj, second month as a member, and Shashank Yadav. I welcome you all guys and girls to my channel as a member. Thank you so much for joining. Thank you so much for your consistent support. तो पंजाब की पॉलिटिक्स वाले आर्टिकल पे आ जाते हैं। द फेडिंग पेट्रियार्क, द कांग्रेस हैज सेट इन मोशन अ सीरीज ऑफ इवेंट्स इन पंजाब दैट कैन नो लॉन्गर कंट्रोल। तो भैया फॉर्मर जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे अमरिंदर सिंह, इन्होंने अनाउंस किया कि एक नई पार्टी लॉन्च करेंगे, और जब वो नई पार्टी लॉन्च करेंगे तो उसका गठबंधन कैसे होगा। तो देखिए अभी नई पार्टी लॉन्च करेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि पंजाब की जनता दौड़ के सिर्फ अमरिंदर सिंह को वोट दे देगी। इतने बड़े अगर ये दिग्गज होते पंजाब के अंदर तो कांग्रेस से निकाले नहीं जाते। तो इनको अलायंस की जरूरत पड़ेगी, कोलिशन की जरूरत पड़ेगी। अब कांग्रेस से टूट के पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं तो कांग्रेस के साथ तो कोलिशन बनने से रहा, तो किसके साथ बनाएंगे, बीजेपी के साथ बनाएंगे। और अगले साल 2022 में वैसे भी पंजाब में इलेक्शन होने वाले हैं। अब बात यहाँ पे ये है कि इस पर्टिकुलर स्टेप को जो कि अमरिंदर सिंह ले रहे हैं, इसको क्या बोला जा रहा है, अपॉर्चुनिज्म बोला जा रहा है इसको, एक्सपीडियंसी, मतलब जल्दी जल्दी में अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के एक स्टेप ले लेना, जिसमें सीधे सीधे आपका मतलब नजर आ रहा है, लोगों की भलाई कम नजर आ रही है। कांग्रेस ने मिस्टर अमरिंदर सिंह को बोला कि आप चीफ मिनिस्टर की कुर्सी छोड़ो, एकदम से स्टेट में वो बॉस थे और बॉस से वो हट गए। इनका जो रीजन था इनको हटाने का, इसके बारे में हमने पहले भी बात की है। देखिए बस समझिए, मिस्टर सिंह की जो औकात रही है पंजाब के अंदर अच्छी खासी रही है। अभी भी जब मिस्टर अमरिंदर सिंह को हटाया गया ना, पंजाब के अंदर एक बहुत बड़ा तबका है जो इनकी चीफ मिनिस्टरशिप को सपोर्ट कर रहा था, और उनको पसंद नहीं आया है कि यहाँ पे अमरिंदर सिंह जी को कुर्सी से हटा दिया गया। लेकिन बहुत सारा अपोजिशन भी था। एक तो अमरिंदर सिंह की नवजोत सिंह सिद्धू के साथ बन नहीं रही थी, दूसरा वो जो गुरु ग्रंथ साहिब वाला जो इवेंट हुआ था जहाँ पे गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान किया गया था, उस चीज़ के इन्वेस्टिगेशन में ये बोला गया कि भाई अमरिंदर सिंह साहिब ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं, लोगों के साथ वो एसोसिएट नहीं होते हैं। तो इन सब चीज़ों के चलते ओवरऑल यहाँ पे मिस्टर सिंह को उनकी कुर्सी से हटा दिया गया। अभी बीजेपी के साथ हाथ मिला रहे हैं। बात यह है कि पंजाब की पॉलिटिक्स में बीजेपी कभी भी इंपॉर्टेंट नहीं रही है। 2014 के बाद नेशनल सिनेरियो में बीजेपी जरूर जीतती गई है, लेकिन कांग्रेस जो पावर में रही है पंजाब के अंदर, उसके लिए एक बहुत बड़ी रीजन रहे हैं कैप्टन साहब, मतलब कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब। 2017 में पंजाब को जिताना, 2019 में लोकसभा पोल्स में पंजाब की परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही थी, कांग्रेस की परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही थी पंजाब से, और उसका श्रेय जाता है अमरिंदर सिंह को। अभी अमरिंदर सिंह ने यहाँ पे ओवरऑल पार्टी छोड़ दी, और पार्टी छोड़ के अगर वो सीधे सीधे बीजेपी नहीं ज्वाइन कर रहे हैं तो अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना के बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, और ये ज्यादा फायदेमंद नहीं होने वाला है, ऐसा ऑथर बोल रहा है। रीजन भी कि बीजेपी की पंजाब में ज्यादा औकात है नहीं, 3 फार्म लॉस के चलते बीजेपी की और जो थोड़ी बहुत औकात थी पंजाब के अंदर वो कम हो चुकी है। बीजेपी ने जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं उनके पैट्रियोटिज्म को क्वेश्चन किया है। बीजेपी डेफिनेटली सिख फार्मर्स को आउटरीच करने की कोशिश करेगा कैप्टन अमरिंदर सिंह के थ्रू, बट ऐसा करना मुश्किल होगा। कांग्रेस हाईकमांड की बात की जाए तो डेफिनेटली उन्होंने चंद सिंह चानी को कुर्सी पे तो यहाँ पे बैठा दिया है। अब ये एक दलित सिख है, तो भाई सिखों के भी वोट मिलेंगे और दलितों के भी वोट मिलेंगे। ये यहाँ पे आप कह सकते हो कि एक व्यू पॉइंट निकल के आ रहा है। लेकिन सिर्फ एक ऐसे पर्टिकुलर पर्सन चरण सिंह जी चानी जो कि दलित भी है, सिख भी, उसको कुर्सी पे बैठा के काम बनने वाला है नहीं। लॉन्ग टर्म में चीजों को टेकअप करना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे प्ले में आ चुकी हैं। अकाली दल जो कि पहले से ही बीजेपी की कोलिशन में थी, फार्म लॉस के बाद अकाली दल ने अपने सारे रिश्ते बीजेपी से तोड़ दिए, तो अब अकाली दल भी यहाँ पे फायदा उठाने की कोशिश करेगी। कांग्रेस तो कर ही रही है, बीजेपी अमरिंदर सिंह के साथ फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। तो सोशल जस्टिस पॉलिटिक्स को यहाँ पे इंपॉर्टेंस दी जाएगी। ठीक है भाई, अच्छी बात है। लेकिन पंजाब के लोग भी यहाँ पे कंफ्यूज हो गए हैं। ओके, कांग्रेस ने जो शुरू किया था ना अमरिंदर सिंह को उनकी कुर्सी पर से हटा के, वो अब कंट्रोल में आता ही नहीं दिख रहा है। अमरिंदर सिंह को काम नहीं करने दिया नवजोत सिंह सिद्धू ने। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अमरिंदर सिंह ने बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू कभी पार्टी की प्रेसिडेंटशिप छोड़ रहे हैं, कभी सुनने आ रहा है कि ज्वाइन कर रहे हैं। अभी के लिए तो फिर से पार्टी प्रेसिडेंट बन गए नवजोत सिंह सिद्धू। लेकिन यहाँ पे ये भी इंश्योर करना बहुत जरूरी है कि चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चानी इंडिपेंडेंट तरीके से काम करे पंजाब के अंदर। ऐसा ना लगे कि बस चरणजीत सिंह चानी एक केयर टेकर चीफ मिनिस्टर हैं और वो कुर्सी को बस पकड़ के बैठे हैं, बस इंतजार ही हो रहा है कि अब नवजोत सिंह सिद्धू आएंगे और अब वो कुर्सी पर बैठेंगे। इंपॉर्टेंस दिखनी चाहिए यहाँ पे किसकी, चरणजीत सिंह चानी की। ये दिखना चाहिए कि कांग्रेस अपनी लीडरशिप के अंदर एक्टिवली लोगों के लिए काम कर रही है। समझिए, तो यही एक दो छोटे से व्यू पॉइंट थे यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन प्लान फॉर इंडिया।
It also demonstrates a commitment to climate change mitigation by optimizing resources with indigenous technology. देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, एनर्जी को अफोर्डेबल प्राइसेस पे लोगों तक पहुंचाना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एनर्जी सिक्योरिटी के लिए। इंडिया के सामने ट्विन चैलेंजेस है। पहली बात तो इंडिया को 130 करोड़ की आबादी को एनर्जी सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करनी है, ठीक है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हमको क्लाइमेट चेंज को भी मिटिगेट करना है, तो हमें 130 करोड़ लोगों को एनर्जी सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, दूसरी बात हमको क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करना है। ये दोनों ही काम हमको साइमल्टेनियसली करने हैं। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज एक सच है, उसको भी टैकल करना जरूरी है, और ये भी सच है कि भाई 130 करोड़ की आबादी को एक ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना जरूरी है। इसके लिए सरकार ने कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लिए इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के थ्रू। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 ने क्या बोला कि भाई ये जो इंस्टॉल्ड कोल्ड पावर थर्मल पावर कैपेसिटी है इसको बढ़ाया जाएगा। तो ये कितनी थी, ये थी आपकी मार्च 2011 में 94 गीगावाट। तो 94 गीगावाट वाज द इंस्टॉल्ड थर्मल पावर जनरेशन कैपेसिटी इन इंडिया इन मार्च 2011। 2017 तक ये पहुंच गई थी 192 गीगावाट पे। आपने देखा होगा कि 2011, 2010, 2012 के लगभग, उससे पहले बहुत पावर कट जाते होते थे, बहुत इलेक्ट्रिसिटी जाती थी, लेकिन अब इलेक्ट्रिसिटी कम जाती है। रीजन मीन हमारी थर्मल पावर कैपेसिटी को हमने एनहांस किया है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी अब हमारी बढ़ गई है। और इससे ये भी देखा गया कि पर कैपिटा इलेक्ट्रिक कंजम्पशन बढ़ा है। मतलब एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल जितनी इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करता था वो 37% यहाँ पे बढ़ चुकी है। और पीक डिमांड डेफिसिट कम हुई है। हम आप बोलोगे पीक डिमांड क्या होती है, तो नॉर्मल का रात को 7 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में पीक डिमांड होती है, बहुत इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन होता है। तो इस पीक डिमांड के दौरान जो डेफिसिट हुआ करता था, जो इलेक्ट्रिसिटी के कट्स हुए करते थे, वो कम हो गए। 2010-11 में डेफिसिट था 9.8%, जो कि 2016-17 में 1.6% पे आ गया। तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिसिटी को प्रमोट करने में इंडिया ने जाइंट स्ट्राइड्स लिए हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है। ओके, India has a long way to go in providing electricity security to its people, since its per capita electricity consumption is still only a third of the global average. अभी भी इंडिया को बहुत लंबा सफर तय करना है पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन में। रीजन बीइंग कि दुनिया का जो ग्लोबल एवरेज इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है पर कैपिटा, इंडिया अभी 1/3 पे ही है। और इंडिया में ज्यादातर जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है वो हो रही है कोल के दम पे। कोल 71% ऑफ द 1382 बिलियन यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को अकाउंट करता है। मतलब इंडिया में जो 1382 बिलियन यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पैदा की गई फाइनेंशियल ईयर 2021 में, उसमें से 71% आई आपकी थर्मल पावर प्लांट से, ठीक है। लेकिन अब आप समझिए, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का अगर आप देखोगे कोल पावर प्लांट्स तो कम है। थर्मल पावर प्लांट्स में मैक्सिमम कोल पावर प्लांट्स ही होते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। कभी कभी मैं थर्मल पावर प्लांट्स और कोल पावर प्लांट्स को इंटरचेंजेबली यूज कर लेता हूँ। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, थर्मल पावर प्लांट्स में गैस वाले पावर प्लांट्स भी आ जाते हैं, सॉरी ये डीजल वाले, क्रूड ऑयल वाले थर्मल पावर प्लांट्स भी आ जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये जो कोल पावर प्लांट्स है, दे अकाउंट फॉर 71% ऑफ द क्या नाम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड इन इंडिया। हमारे पास नेचुरल गैस की कमी है। नेचुरल गैस पाइप्ड होनी चाहिए। जैसे कि आप यूरोप में देखोगे तो यूरोप की बहुत सी नेचुरल गैस रशिया से आती है। रशिया से जो गैस की पाइपलाइंस है वो यूरोप के अंदर एंट्री मारती हैं और रशिया में पैदा की गई गैस यूरोप में बेची जाती है। अब अगर इस प्रकार की गैस को इंडिया में लेके आना है तो हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर से आएगा। और नॉर्थ में बैठा कौन है, एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ चाइना, तो आ चुकी, ठीक है। अगर तापी, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया पाइपलाइन सक्सेसफुल हो जाती तो डेफिनेटली गैस वगैरह लाई जा सकती थी। लेकिन चूंकि एक बहुत ही हॉस्टाइल नेबर पाकिस्तान हमारे नॉर्थ में बैठा हुआ है, तो भाई उसके थ्रू तो गैस की कोई पाइपलाइन इंडिया में आ जाए बहुत मुश्किल है। तो हम किसके ऊपर एक्सेसिवली डिपेंडेंट है, थर्मल पावर प्लांट्स में, वो भी कोल के ऊपर। तो 1382 बिलियन यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो इंडिया में प्रोड्यूस होती है, उसमें से 71% थर्मल पावर प्लांट से आती है, जो कि ज्यादातर कोल है। और अगर आप देखो तो थर्मल पावर प्लांट्स ओवरऑल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के 55% है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई रिन्यूएबल एनर्जी का इंस्टॉलेशन बहुत तगड़ा हो रहा है। अगर 382 गीगावाट्स का इंस्टॉलेशन है मार्च 2020 में, तो इसका 71% आपका आया थर्मल पावर प्लांट से, जो कि ज्यादातर कोल के हैं। अब कोल एक चीज को तो बिल्कुल कंफर्म कर रहा है कि अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 को पूरा करना है आपको, जो बोलता है टू इंश्योर एक्सेस टू अफोर्डेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी टू ऑल,
तो इंडिया में कोल को आप कंपनसेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये कोल ही मैक्सिमम लोगों को इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है। ऐसा नहीं है कि ये वेरिएबल रिन्यूएबल एनर्जी नहीं कर रही, वेरिएबल मतलब अलग अलग। तो विंड एनर्जी हो गई, सोलर एनर्जी हो गई, ये सब रिन्यूएबल एनर्जी की कैटेगरी में आता है। अगर टोटल इंस्टॉल्ड जनरेशन कैपेसिटी की बात करिए तो विंड और सोलर लगभग 24.7% है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के। तो मतलब अगर 100 गीगावाट इंस्टॉल्ड है तो 24 गीगावाट तो उसमें रिन्यूएबल का है, ठीक है। 55 लगभग आपका थर्मल पावर प्लांट जो कि कोल का है। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की बात करेंगे तो 70% से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी थर्मल पावर प्लांट से आ रही जो कि कोल के हैं, और ओनली 10.7% इलेक्ट्रिसिटी आ रही वेरिएबल रिन्यूएबल एनर्जी से, जिसमें सोलर और विंड आते हैं। तो मतलब रिन्यूएबल एनर्जी का इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ज्यादा है, बट एक्चुअल जो पावर प्रोड्यूस हो रही है वो यहाँ पे कम है। अब वेरिएबल रिन्यूएबल एनर्जी के इस्तेमाल को प्रमोट कर रहे हैं कौन? सरकार। लेकिन अब वेरिएबल रिन्यूएबल एनर्जी आप शुरुआत में लाओगे तो थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट भी बढ़ेगी। प्लस एक बात और बता दूं, वेरिएबल रिन्यूएबल एनर्जी का जब कंजम्पशन आप करोगे तो डेफिनेटली जो थर्मल पावर प्लांट वाली इलेक्ट्रिसिटी है वो कम पैदा होगी। अब एक चीज होती है, थर्मल पावर प्लांट से एसोसिएटेड एक फिक्स्ड कॉस्ट तो है ही है। मान लो 700 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट है और इससे आप 400 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहे हो, 300 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी कम पैदा कर रहे हो। क्यों? क्योंकि वो 300 मेगावाट आप रिन्यूएबल एनर्जी से कंपनसेट कर रहे हो। तो उस केस में फिक्स्ड कॉस्ट तो पूरी लगने वाली है। इस 700 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट को चलाने में जो फिक्स्ड कॉस्ट है, चाहे आप 400 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी पैदा करो चाहे 700 की पैदा करो, वो फिक्स्ड कॉस्ट तो देखो यहाँ पे लगेगी ही लगेगी। समझ गए? तो कुल मिला के यहाँ पे बोला यही जा रहा है कि बैलेंस स्थापित करने की जरूरत है, ओवरऑल एफिशिएंसी लाने की जरूरत है। उसके लिए यहाँ पे क्या किया जा रहा है, तो लगभग 211 थर्मल पावर प्लांट्स को यहाँ पे अनइंस्टॉल किया जा रहा है। 36 गीगावाट्स के 211 थर्मल पावर प्लांट्स एक्चुअली में हो गए हैं बहुत ज्यादा पुराने, उनके परफॉर्मेंस पैरामीटर्स थोड़े नीचे जा रहे हैं, एफिशिएंसी थोड़ी कम हो रही, स्पेसिफिक कोल कंजम्पशन उनका बहुत ज्यादा है, टेक्नोलॉजिकली पुराने हो चुके हैं, एज उनकी बहुत ज्यादा है। तो इस कंटेक्स्ट में ऐसा प्लान है कि 211 थर्मल पावर प्लांट्स को हम लोग डी इंस्टॉल कर देंगे, जिससे 36 गीगावाट की इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो कि इन थर्मल पावर प्लांट से हो रही है वो नहीं होगी। तो अब आपके दिमाग में एक चीज आएगी कि सर अगर ये 36 गीगावाट जा रहा है तो इसके इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग कहां से ला रहे हैं? तो थोड़ी बहुत तो रिन्यूएबल एनर्जी से आ रही है, इस बात को याद रखिएगा। और हाई एनर्जी और लो एमिशन वाले जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनसे आप ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पैदा करो। समझिए, मैंने बताया ना आपको कि बहुत सारे ऐसे पावर प्लांट्स हैं थर्मल के इंडिया के अंदर जिनके अंदर कम इलेक्ट्रिसिटी इंटेंशनली पैदा की जा रही ताकि ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी से पैदा हो। तो ओवरऑल जो अंडर परफॉर्मिंग थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनको पूरी तरीके से डीकमीशन कर दो, उनको इस्तेमाल ही मत करो, उनको खत्म कर दो। उसके बजाय जो हाई एफिशिएंसी लो एमिशन वाले थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनको फुल कैपेसिटी पे आप काम करवाओ। साथ साथ अभी 47 गवर्नमेंट ओन्ड थर्मल पावर प्लांट्स हैं जिनकी जो ओवरऑल इंस्टेंट कैपेसिटी है वो है 31.6 गीगावाट। ये भी जल्दी अभी कमीशन होने वाले हैं। इनमें ऑलरेडी सरकारी एजेंसीज 1,77,742 करोड़ इन्वेस्ट कर चुकी हैं, तो ये भी एक बार को बन जाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई में मतलब रिलायबिलिटी आ जाएगी। तो कुल मिलाकर करने की कोशिश की जा रही है। एनर्जी सेक्टर में चीजों को स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की जा रही है। रिन्यूएबल एनर्जी को आप बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, वेल एंड गुड। इसके साथ साथ आप कोल से जो पावर पैदा हो रही है उसको स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश कर रहे हो। पुराने जो पावर प्लांट्स हैं उनको आप रिटायर करने की बात कर रहे हो, नए पावर प्लांट्स जो कि हाई टेक्नोलॉजी पे बने हुए हैं उनको ज्यादा लाने की बात कर रहे हो। जो पावर प्लांट्स चल रहे हैं उनको मैक्सिमम कैपेसिटी पे यूटिलाइज करो। तो ऐसा ना हो कि पावर प्लांट 800 मेगावाट का है, पैदा आप केवल 500 मेगावाट ही कर रहे हो और बाकी आइडल जा रहा है, क्योंकि वो बाकी आइडल लॉसेस को बढ़ाएगा। रीजन बीइंग फिक्स्ड कॉस्ट तो थर्मल पावर प्लांट की उतनी ही रहती है। ठीक है भाई, तो ये सब बातें यहाँ पे ओवरऑल बताई जा रही हैं। कुछ यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स है। स्टैटिस्टिक्स क्या है? अच्छा, एक और चीज, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ये 11 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बना रहा है, ठीक है, जो कि 8700 मेगावाट की 24x7 पावर प्रोवाइड करेंगे। और ये न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हमारे लिए डिजायरेबल है, रीजन बीइंग इसमें कोई भी CO2 के एमिशंस नहीं है। तो भाई न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वाला जो प्लान है ये भी हमारे लिए यूजफुल है। फिर आप देखोगे कि भाई थर्मल पावर प्लांट्स की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी देखा जाए तो एज ऑफ सितंबर 2021 ये है 209 गीगावाट। अगर हम ये 36 गीगावाट वाले 211 थर्मल पावर प्लांट्स को रिटायर कर भी देते हैं
तो भी हम लोग 2029 2030 तक 220 गीगावाट की थर्मल पावर प्लांट की कैपेसिटी पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि नए सरकारी 31 गीगावाट के पावर प्लांट्स आए हैं। फिर ओवरऑल जो एग्जिस्टिंग पावर प्लांट्स हैं उनको हम लोग हाई कैपेसिटी पे यूज करेंगे, HELE वाले, मतलब हाई एफिशिएंसी और लो एमिशंस वाले पावर प्लांट को। तो भले ही हम पुराने ऑब्सोलीट थर्मल पावर प्लांट्स को रिटायर कर रहे हैं, उसके बावजूद 209 गीगावाट जो कि इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है सितंबर 2021 की, ये कम नहीं होगी, ये 220 गीगावाट तक पहुंच जाएगी फाइनेंशियल ईयर 29-30 तक। अब आप बोलोगे सर कि इतने सालों में, सिर्फ 9 से 10 सालों में हम लोग केवल 11 ही गीगावाट बढ़ा पा रहे हैं, 209 से 220। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में हम लोग अपनी रिन्यूएबल पावर को बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ा रहे हैं। और जो नए पावर प्लांट्स हैं उसमें ओवरऑल नए इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, नई टेक्नोलॉजी लगी हुई है। क्योंकि पुराने पावर प्लांट्स में कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा था, उसमें मॉडर्नाइजेशन करने के लिए पैसा करना था, खर्च करना था, फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन प्लांट्स लगाने के लिए पैसा खर्च करना था, और इन सब चीजों के खर्चे के चलते ओवरऑल बैलेंसेस बिगड़ रहे थे, ओवरऑल पावर सेक्टर बहुत महंगा हो रहा था। तो थर्मल पावर प्लांट 220 गीगावाट का 2029-30 तक, और 15 गीगावाट की न्यूक्लियर कैपेसिटी, तो हम लोग कितने पे पहुंच जाएंगे, 235 गीगावाट पे। और 235 गीगावाट इज इनफ फॉर 80% ऑफ द पीक डिमांड इन फाइनेंशियल ईयर 29-30। तो फाइनेंशियल ईयर 29-30 तक जो इंडिया की पीक डिमांड एक्सपेक्टेड है उसका 80% तो 235 गीगावाट से हम पूरा कर सकते हैं, जिसमें थर्मल होगा 220 और न्यूक्लियर होगा 15 गीगावाट। और डेफिनेटली यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी तो देखिए प्ले में आ ही जाएगी। ठीक है, फिर आगे ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2021 के कंपैरिजन में 2029-30 तक 2021 के कंपैरिजन में थर्मल पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है 71%, और 2029-30 तक ये आ जाएगी 57% से। तो जो हमारी ओवरऑल डिपेंडेंस है थर्मल पावर प्लांट पे, ये भी यहाँ पे कम हो जाएगी, ऐसा यहाँ बताया जा रहा है। तो ये कुछ स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स, स्टैटिस्टिक्स थे जो कि मैंने आपसे डिस्कस किए। ठीक है, वैसे तो अब हजारों स्टैटिस्टिक्स हैं, लाखों स्टैटिस्टिक्स हैं, उसमें क्या ही घुसे, एक हल्का फुल्का आइडिया तो देखो आपको यहाँ पे लग ही क्या होगा। जो स्टैटिस्टिक्स स्पेसिफिकली मैंने आपसे बोले हैं, जैसे कि भाई एक्सपेक्टेड है कि 2029-30 तक 220 गीगावाट की थर्मल पावर कैपेसिटी, 15 गीगावाट की न्यूक्लियर कैपेसिटी, 235 गीगावाट, ये 80% ऑफ द पीक डिमांड को मीट कर लेगा, ये स्टैटिस्टिक्स होगा। फिर यहाँ पे जो मैंने स्टैटिस्टिक्स बताए थे कि मार्च 2011 से 2017 तक 94 से 192 गीगावाट हो चुका है थर्मल जनरेशन कैपेसिटी, पीक डिमांड डेफिसिट 9.8 से 1.67% पे आ गई है। तो ये सब याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं डेवलपमेंट दैट इज माइंडफुल ऑफ नेचर। यहाँ पे बात हो रही है केरला की, वही सारे पॉइंट्स बार बार बताए जा रहे हैं, एक बार इसको डिस्कस करते हैं। केरला में इन्वायरमेंटल डिजास्टर फिर से आ गया, अनयूजुअली हैवी रेन्स हुई हैं, और उसके चलते कोट्टायम और इडुक्की डिस्ट्रिक्ट्स में हुई हैं लैंडस्लाइड्स। 21 अक्टूबर तक 42 लोगों के मरने की खबर यहाँ पे आ चुकी है, और यहाँ पे जो लॉस ऑफ लाइफ है वो बहुत हाई है। और इसकी वजह क्या है, इसकी वजह है लैंड यूज पैटर्न ऑफ केरला। केरला का लैंड यूज पैटर्न बहुत हिला हुआ है। अगर आप ओवरऑल पूरे देश की पर स्क्वायर किलोमीटर की एवरेज पॉपुलेशन को देखो तो वो निकल के आती है 368% अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, और केरला की 860%। केरला में हर स्क्वायर किलोमीटर पे 860 लोग रहते हैं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि केरला में जो पॉपुलेशन का प्रेशर है लैंड के ऊपर वो बहुत ज्यादा है। पहले तो ज्यादातर लोग जो केरला में रहा करते थे वो लो लैंड्स में। आपको पता होना चाहिए कि केरला में वेस्टर्न घाट्स डोमिनेंट है, तो केरला का एक बहुत बड़ा इलाका जो टोपोग्राफी ज्योग्राफी वो पहाड़ी है। लेकिन अगर आप कोस्टल इलाकों की तरफ निकल जाओ तो नॉर्मल कर समतल है। तो इन समतल इलाकों में पहले लोग रहा करते थे, लेकिन जैसे जैसे लोग बढ़ते गए वैसे वैसे कंस्ट्रक्शन बढ़ता गया, और ये कंस्ट्रक्शन हिल्स पे पहुंच गया। हिल में कंस्ट्रक्शन न केवल बिल्डिंग में रहने के लिए हो रहा है, वहां पे रोड वगैरह बनाई गई हैं, बहुत प्रकार की चीजें, बहुत सारे लोग भी केरला में जाके यहाँ पे सेटल हो गए। तो जबरदस्त कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हुई है, जबरदस्त रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स बनाई गई केरला के अंदर। अगर आप सेंसस 2001 से लेकर 2011 को डिस्कस करो तो 5% तो पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है केरला के अंदर, और 19.9% नंबर ऑफ हाउसेस ग्रो हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि 2001 में जितने नंबर ऑफ हाउसेस थे 19.9, ऑलमोस्ट 20% ज्यादा हाउसेस हो गए 2011 सेंसस में। तो पॉपुलेशन 5% पे बढ़ रही है, और जो हाउसेस का कंस्ट्रक्शन आप कर रहे हो वो 20% पे बढ़ रहा है एक पूरे डिकेडल सेंसस में। तो इतना जो तेज कंस्ट्रक्शन हुआ है केरला के अंदर, ये भाई साइंटिफिक तो है नहीं, ये अनसाइंटिफिक है, और प्रो इन्वायरमेंट नहीं है, अगेंस्ट इन्वायरमेंट है। ठीक है, अब इस कंस्ट्रक्शन को करने के लिए मटेरियल भी चाहिए होता है।
ये एक अलग फैसेट है। कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो आप लोकल जियोलॉजी को अफेक्ट कर रहे हो, वो तो है ही। उस कंस्ट्रक्शन को करने के लिए जो मटेरियल है उसके लिए क्वायरिंग और माइनिंग की जाती है, और जब ये क्वायरिंग और माइनिंग होती है तो कुछ जगहों पे एक्सकवेशंस किए जाते हैं, उखाड़ के मिट्टी गिट्टे हटाए जाते हैं, जिसके चलते जो लोकल टोपोलॉजी है वो इफेक्ट हो जाती है। तो रॉक क्वेरिंग, स्लोप मॉडिफिकेशन, टेरेसिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ये सब बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल हैं केरला की लोकल ज्योग्राफी और इकोलॉजी को तबाह करने के लिए। इससे वेदरिंग होती है, जो सॉइल बनता था नेचुरल वेजिटेशन के लिए वो सॉइल यहाँ पे इरोड हो जाता है, ओवरऑल डिफॉरेस्टेशन होने लगता है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए पानी रुकता नहीं, वो बहता ही चला जाता है, सरफेस रन ऑफ बढ़ जाता है। तो आगे आने वाले समय में इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ये है कि ग्राउंड वाटर खत्म हो जाएगा, फ्लड्स ज़्यादा आएंगे अगर सीपेज नहीं होगा तो ये सब चीज़ें बताई जा रही है। मेन चीज़ ये है कि जो हिल स्लोप्स पे कंस्ट्रक्शन होता है, लैंडस्लाइड्स कहाँ होंगी? हिल स्लोप्स में होंगी। पहाड़ के ऊपर से चट्टाने और मिट्टी जब तेज स्पीड से नीचे गिरने लगेगी वो है लैंडस्लाइड्स। अब पहले ये जो पहाड़ था, इस पहाड़ के ऊपर बहुत सारी नेचुरल वेजिटेशन थी, अब इस नेचुरल वेजिटेशन को हटा दिया, यहाँ से कोई सड़क निकाल दी, यहाँ छोटी सी बिल्डिंग बना दी, तो अब इसके चलते ओवरऑल स्लोप तो डिस्टर्ब होगा ही ना, तो लैंडस्लाइड्स तो यहाँ पे होंगे। और जब लैंडस्लाइड्स होंगे तो दो लोग खतरे में, एक तो जो उस बिल्डिंग में रह रहा है वो खतरे में, दूसरा लैंडस्लाइड्स जब नीचे जाके सड़क पे गिर रही है, जो उस सड़क पर से चल रहा है, पास हो रहा है, वो खतरे में। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे साइमल्टेनियसली खतरे में। लेकिन प्रॉपर्टी बनाने वाला जो हिसाब है यहाँ पे वो बहुत तेजी से चल रहा है। अब इंडिया की भारत सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने निकाला था कंस्ट्रक्शन फी कोस्टल रेगुलेशन जोन, तो डेफिनेटली इसको केरला ने फॉलो किया है, लेकिन जो डोमेन्स केरला की सरकार के अंदर आते हैं वहां डेफिनेटली अनसस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन हुआ है। केरला की सरकार ने वेस्टर्न घाट्स इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल, जिसको अब गदगिल कमेटी रिपोर्ट है, गदगिल कमेटी रिपोर्ट के भी रिकमेंडेशंस को केरला की सरकार ने प्रॉपर तरीके से नहीं माना। और मैं आपको बता दूं, केरला के अंदर दो प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिनके ऊपर यहाँ पे ऑथर सवाल उठा रहा है। एक तो है सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट एक लाइट रेलवे है, रेलवे लाइन है जो कि दो एक्सट्रीमिटीज ऑफ द स्टेट्स को कनेक्ट करती है, केरला के एक कोने को दूसरे कोने से कनेक्ट करती है। अब ऐसा नहीं है कि केरला के अंदर और रेलवे लाइंस नहीं है, लेकिन इस रेलवे लाइन को बना के केरला के अंदर की कनेक्टिविटी बहुत तेज करने की कोशिश है सरकार की, जो ट्रेवल है वो कई घंटों से कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऑथर का बोलना है कि अगर ये सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट बनता है तो एग्रीकल्चरल लैंड उसब किया जाएगा, इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस होगा। तो यहाँ पे ये प्रोजेक्ट ज़्यादा बनाना ज़रूरी है या लोकल इकोलॉजी को प्रोटेक्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है? क्योंकि केरला में ऑलरेडी रेलवेज एग्जिस्ट करती हैं, तो जब ऑलरेडी रेलवेज हैं तो और खुदाई करके, एक्सकवेशन करके और अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट करके आप चीज़ों को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? ये बात बताई जा रही है। तो कुछ घंटे का ट्रेवल टाइम बचाने के लिए आप पूरी की पूरी केरला की इकोलॉजी को हिला दो, वो क्या सही है? एक तो ये बात यहाँ पे बताई जा रही है। फिर सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट के साथ एक और प्रोजेक्ट है जो इतना न्यूज में नहीं है। केरला के अंदर एक हाईवे है जिसको वाइडन किया जा रहा है, और ये किया जा रहा है केंद्र की सरकार के द्वारा। और इस हाईवे को वाइडन करने के लिए आसपास जो पेड़ थे वो सारे काट दिए गए। तो हाईवे तो वाइडन हो गया और टरमैक यहाँ पे बन गया है, लेकिन अब यहाँ पे कोई पेड़ नहीं है। और पेड़ों के न होने का क्या नुकसान है, लॉस ऑफ वेजिटेशन और लॉस ऑफ ट्री कवर का क्या नुकसान होता है, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार के अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं सरकारों के द्वारा, ये भाई चीज़ों को प्रॉब्लमेटिक कर देंगे। तो हमें यहाँ पे केरला के ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ साथ नेचर में जो इंटरफेरेंस है उसको भी देखो टैकल करना पड़ेगा। केरला नो डाउट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में बहुत आगे है, लेकिन सिर्फ उसका ही हवाला देके आप नेचर के साथ खिलवाड़ करते रहो, वो किसी भी हाल में सही नहीं है। तो एक टेक्निकल एक्सपर्टीज की जरूरत है, यहाँ पे साइंटिफिक तरीके से प्लानिंग होनी चाहिए। जो अनसस्टेनेबल कंस्ट्रक्शंस हुए हैं उनको डीकमीशन करने की जरूरत है, उनको रिकंस्ट्रक्ट करने की जरूरत है। लेकिन हर साल एक्सपर्ट्स ऐसा बोलते हैं और हर साल इन राहों को इग्नोर कर दिया जाता है और अनसस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन चलता रहता है। कुछ लोग मर जाते हैं तो मर जाने दो, क्या फर्क पड़ता है, ये सरकारी पॉलिसी इस हिसाब से चल रही है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं वीडियो खत्म करता हूँ। वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना मत जाइएगा, कमेंट करके वीडियो के एंगेजमेंट को बढ़ा दीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, हर चीज़ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, और हो सके तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करें दोस्तों, दैट इज वेरी हेल्पफुल। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।